जल्दी आओ जल्दी वाह 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 जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी 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 आओ। आ रहा हूँ बहनचोद गुच्छो इंसान के। दोस्तों, इस कोरोना महामारी के समय के दौरान मनी हाइस्ट बहुत से लोगों के लिए एक वरदान की तरह ही साबित हुआ है। शो का फैन बेस अब तक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका श्रेय शो के दमदार किरदारों और इसकी गजब की अनप्रिडिक्टेबल स्क्रिप्ट को जाता है। अब तक की 4 सीजन के साथ इस हाइस्ट ने हमेशा अपने फैंस के बीच में उत्सुकता का माहौल बना रखा है। मनी हाइस्ट एक स्पेनिश वेब सीरीज है जिसे इंग्लिश में डब किया गया है और इसे आप सबटाइटल्स के साथ भी देख सकते हो। आज हम आपके लिए मनी हाइस्ट से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आए हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। तो मनी हाइस्ट के फैंस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना मत भूलना। फैक्ट नंबर 1। अब ये तो आप सब जान ही गए हो कि मनी हाइस्ट एक स्पेनिश वेब सीरीज है, लेकिन क्या आपको पता है स्पेनिश में इसका नाम था ला कासा डे पेपल और इसको पहली बार मई 2017 में स्पेनिश टीवी चैनल एंटीना 3 पर प्रसारित किया गया था। फैक्ट नंबर 2। हम इस सीरीज को मनी हाइस्ट के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब निकलता है पैसे की चोरी या पैसे की डकैती, लेकिन इस शो का ओरिजिनल टाइटल है ला कासा डे पेपल, जिसका मतलब होता है द हाउस ऑफ पेपर। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो टाइटल है ला कासा डे पेपल, ये भी इस शो के लिए पहली पसंद नहीं था। सबसे पहले इस शो को कहा जाता था डेसाहुसीडोस और ये जो शब्द है डेसाहुसीडोस, ये एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है निराशाजनक या अविश्वसनीय। है ना गजब। फैक्ट नंबर 3। ये बहुत ही शॉकिंग है कि ये एक स्पेनिश वेब सीरीज है और ये स्पेन में असफल मानी गई थी और सीजन 1 के बाद इसे लगभग रद्द कर दिया गया था। पहले एपिसोड ने 4.5 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया, लेकिन अंततः शो ने दर्शकों का उत्साह खो दिया और निर्माताओं ने भी इसे एक डिजास्टर या फेलियर मान करके एक्सेप्ट कर लिया था। फिर नेटफ्लिक्स ने इस शो को मनी हाइस्ट का नाम दिया और इसे अपने इंटरनेशनल कैटलॉग में जोड़ा। हालांकि नेटफ्लिक्स जानता था कि इसका ना ही कोई प्रमोशन हुआ है ना ही कोई विज्ञापन, लेकिन नेटफ्लिक्स ने ये रिस्क लिया और उसके बाद जो इसे सफलता मिली है उसने इसके सभी कलाकारों को भी चौंका दिया और बाकी हम सब जानते हैं। फैक्ट नंबर 4। फ्रांस, इटली, चिली, पोर्चुगल, ब्राजील और अर्जेंटीना में मनी हाइस्ट नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है। यह शो 2019 में नेटफ्लिक्स का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया था और IMDb पर इसकी रेटिंग 8.5 है। फैक्ट नंबर 5। इस शो में जिस कैरेक्टर का सबसे पहले नामकरण हुआ था या जिस कैरेक्टर को सबसे पहले नाम दिया गया था, उस कैरेक्टर का नाम है टोक्यो। जी हाँ, और इसके पीछे बहुत ही छोटी सी बात है जो इस शो के निर्देशक और निर्माता जीसस कॉलमेनर ने साझा किया है कि एक दिन मनी हाइस्ट के निर्माता एलेक्स पिना एक शर्ट पहनकर काम पर आए जिसके ऊपर लिखा था टोक्यो, और ये तब था जब कॉलमेनर ने सोचा कि टोक्यो एक कैरेक्टर के लिए एकदम सही नाम रहेगा। और इसमें भी गजब की बात यह है कि आगे अन्य 15 मिनट में ही उन्हें बाकी के नाम सूझ गए, जैसे कि मॉस्को, डेनवर, बर्लिन एटसेट्रा। फैक्ट नंबर 6। द आइकॉनिक डाली मास्क। ये वही मास्क है जिसे हाइस्ट के दौरान पहना गया है और ये प्रतिष्ठित डाली मुखौटा वास्तव में प्रसिद्ध चित्रकार सल्वाडोर डाली को श्रद्धांजलि है। सल्वाडोर डाली एक प्रसिद्ध स्पेनिश कलाकार थे जो अपने अति यथार्थवादी चित्रों और अपने आधुनिक पूंजीवादी विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। फैक्ट नंबर 7। सीजन 1 और सीजन 2 की शूटिंग के दौरान शो ने कभी स्पेन नहीं छोड़ा, मतलब सारी शूटिंग स्पेन में ही की गई है। लेकिन मनी हाइस्ट हमेशा से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित शो रहा है और यह फिर से बनाया गया था
और इसमें बहुत सी CGI काम करती थी। फैक्ट नंबर 8, स्टीफन किंग और नेमार जूनियर इस शो के सबसे लोकप्रिय प्रशंसकों में से कुछ हैं। कई मशहूर हस्तियों ने लाल जंपसूट और डॉली का मुखौटा पहना है, लेकिन क्या आपको पता है कि नेमार ने सीजन 2 के तीसरे पार्ट में एक भिक्षु के रूप में कैमियो भी किया था। फैक्ट नंबर 9, मनी हाइस्ट में बैंक ऑफ स्पेन में जाकर डाका डालना उतना ही रियल दिखाया गया है जितना कि वास्तव में पॉसिबल है। टीम ने वास्तविक बैंक ऑफ स्पेन की तिजोरी के रक्षा तंत्र पर पर्याप्त शोध भी किया है, क्योंकि शो की तरह ही अगर असल जीवन में तिजोरी के साथ उल्लंघन किया जाता है तो उस मामले में बाढ़ आ जाती है, यानी कि तिजोरी में पानी भर जाता है। इसीलिए निर्माताओं ने एंटी चैम्बर को डिजाइन करने में मदद करने के लिए एक समुद्री इंजीनियर को भी काम पे रखा है। फैक्ट नंबर 10, इस सीरीज ने कुछ वास्तविक डकैती की घटनाओं को भी प्रेरित किया है और लोग मनी हाइस्ट सीरीज देख करके वाकई में चोरी डकैती करने निकल पड़े। फैक्ट नंबर 11, ये बहुत ही गजब का फैक्ट है कि मनी हाइस्ट के लिए स्क्रिप्ट पहले से नहीं लिखी जाती है, बल्कि वो फिल्मांकन के साथ साथ ही लिखी जाती है। इससे किसी को अंदाजा नहीं होता कि शो आगे कहां जाएगा और आगे क्या होने वाला है। फैक्ट नंबर 12, मनी हाइस्ट में एक गाना है बेला शाओ करके, और मनी हाइस्ट से बहुत पहले बेला शाओ विरोध का गीत था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बेला शाओ का इस्तेमाल इटली में फांसीवाद विरोधी प्रतिरोध को रैली करने के लिए किया गया था। इस गाने को शो में कई बार बजाया जाता है, जो इसे शो के प्रमुख तत्वों में से एक बनाता है। गीत विद्रोह के बीच में जीत का प्रतीक है। फैक्ट नंबर 13, प्रतिष्ठित लाल जंपसूट और डाली मास्क वाले लोग लेबनान, इराक, फ्रांस और चिली में कई तरह के प्रोटेस्ट में, यानी कि कई तरह के विरोध प्रदर्शनों में दिखाई दिए हैं। जी हाँ, मनी हाइस्ट प्रोटेस्ट में। फैक्ट नंबर 14, मनी हाइस्ट के 2 ऐसे सीन थे जिन्हें शूट कर पाना बहुत ही मुश्किल था। पहला सीन जिसमें पैसे की बौछार करनी थी और दूसरा स्कूबा सीन। तो पैसे की बौछार वाले सीन को उस तरह शूट करना काफी मुश्किल था जिस तरह से डायरेक्टर चाहते थे। शूटिंग के दौरान मौसम भी धूप से बारिश में बदल रहा था और पैसे को सही दिशा में ले जाने के लिए भी बहुत कोशिशें करनी पड़ी। वहीं बैंक ऑफ स्पेन की जलमग्न तिजोरी से सोने की चोरी का एक और दृश्य। टीम को एक बड़े स्विमिंग पूल के अंदर टैंक बनाना था। समस्या तब आई जब फोम से बनी हुई सोने की ईंटें पानी के अंदर तैरने लगी, जिसे बाद में एक जगह रखने के लिए ड्रिल करना पड़ा था और फोम की ईंटें पानी के दबाव से टूटने लगी थी। और तो और धातु के फ्रेम में भी जंग लगने लगा था। बाद में सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग के दम पे ही इन चीजों को हल किया गया। फैक्ट नंबर 15, मनी हाइस्ट की कहानी एक प्रोफेसर के इर्द गिर्द बुनी गई है। एक पढ़ा लिखा इंसान जो राज्य के खिलाफ विरोध के लिए लूट को अंजाम देता है। यह एक सिद्धांतवादी लुटेरा है। यह किरदार पूरी दुनिया में खूब फेमस हुआ और इस किरदार को एक्टर अल्वारो मोर्टे निभाते हैं। खबरों के मुताबिक इस सीरीज की कास्टिंग में 2 महीने से ज्यादा का समय लगा था। ऐसे में प्रोफेसर का किरदार पहले दूसरे फेमस स्पेनिश एक्टर को ऑफर किया गया था, लेकिन वह अपनी फिल्मों में काफी व्यस्त थे, इसीलिए कम टीवी एक्सपीरियंस वाले अल्वारो को मौका दिया गया। फैक्ट नंबर 16, अब अगर हम बात करें डेनवर की तो सबसे पहले उसकी हंसी। चुप! बिल्कुल चुप! हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अरे बस कर भाई। और डेनवर की अजीबोगरीब हंसी हमें शो के कुछ हल्के पलों की ओर ले जाती है। दिलचस्प बात तो यह है कि स्क्रिप्ट में इसका उल्लेख पहले से ही ट्रैशी लाफ्टर के रूप में किया गया था और भूमिका के लिए ऑडिशन देने वाले हर अभिनेता ने इसे अपनी व्याख्या दी। लेकिन आखिरकार जिस तरह से अभिनेता जेमी लॉरेंटे ने ऐसा किया, इससे उन्हें काफी पसंद किया गया। और तो और उनकी तुलना ग्रीस के डैनी जुको के साथ भी की गई। फैक्ट नंबर 17,
योजना थी कि इस शो को प्रोफेसर द्वारा ही सुनाया जाए, लेकिन तब रचनाकारों ने सोचा कि यह उनके लिए बहुत ही अजीब होगा कि वो अपनी ही कहानी और अपनी ही योजनाओं को खुद बताएंगे। इसलिए उन्होंने इस स्टोरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक महिला दृष्टिकोण दिया, जिसके लिए उन्होंने टोक्यो को चुना। फैक्ट नंबर 18, अल्वारो को इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए 5 ऑडिशन देने पड़े थे और अपने चश्मे को समायोजित करने की उनकी अनूठी शैली भी उनका व्यक्तिगत इनपुट था। फैक्ट नंबर 19, इस शो के क्रू ने कुछ बेहद ही चुनौतीपूर्ण सीन शूट किए हैं। उनमें से एक है जब गिरोह अपने पहले डकैती की सफलता के बाद एक जहाज में भाग जाता है तो वह बहुत ही ठंडा होता है और उन्हें उत्तरी अटलांटिक में दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में यह 40 डिग्री तापमान के साथ थाईलैंड के फुकेट में था। सर्दियों के कपड़े पहने कलाकारों को गर्मी में शूटिंग करने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।